नमस्कार। आज हम एक किताब की समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। किताब है इंडियाज वॉर्स, ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 71। हाँ, और लेखक है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम। तो जाहिर है कोई बाहर के व्यक्ति नहीं लिख रहे हैं, खुद फौज से रहे हैं। इसका मतलब एक अंदरूनी नजरिए की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, उनका जो अनुभव है वो इस किताब को एक अलग वजन देता है। ये सिर्फ एकेडमिक विश्लेषण नहीं है। सही। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस रिव्यू से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो शुरुआती सैन्य इतिहास है 1947 से 71 का, उस पर यह किताब क्या मुख्य बातें सामने रखती है। हाँ, रिव्यू क्या कहता है इस किताब के बारे में, उस पे फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू के हिसाब से ये किताब किन किन संघर्षों, किन लड़ाइयों को कवर करती है? रिव्यू बताता है कि ये मुख्य रूप से 5 बड़े सैन्य संघर्षों पर केंद्रित है। एक तो है 1947-48 का जम्मू कश्मीर युद्ध, हाँ। मतलब आजादी के एकदम बाद वाला। हाँ, वो पहला बड़ा टकराव। फिर 1962 का चीन के साथ युद्ध, जिसकी यादें आज भी काफी ताज़ा हैं कई मायनों में। उसके बाद 1965 और 1971 दोनों पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध। 71 वाला तो खास तौर पर अहम रहा, बांग्लादेश बना। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में जो नागालैंड और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियान चले थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो मतलब आज़ादी से लेके बांग्लादेश बनने तक का जो पूरा अहम दौर है, वो सब आ गया इसमें। रिव्यू में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, संतुलित सैन्य दृष्टिकोण। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है यहाँ? हाँ, संतुलित। इसका मतलब यह है कि किताब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करती, जैसे कि बड़ी रणनीतियां या जनरलों के फैसले। ये उन रणनीतियों को जमीन से जोड़ती है। अफसरों और जवानों के जो अपने अनुभव हैं, उनके किस्से, वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं रह जाती, ये लड़ने वालों की भी कहानी बन जाती है। और एक और दिलचस्प बात, ना, ये सैन्य एक्शन को उस वक्त के राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल से जोड़कर देखती है। मतलब नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के फैसले सेना के काम पर कैसे असर डाल रहे थे। अच्छा, तो ये सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक तरह से पॉलिटिकल मिलिट्री हिस्ट्री हुई। ये ज्यादा पूरी तस्वीर देती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या रिव्यू ये भी बताता है कि किताब सिर्फ तारीफ करती है या आलोचना भी है? अक्सर ऐसी किताबों में एक पक्ष ज्यादा हावी रहता है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। और रिव्यू कहता है कि किताब आलोचनात्मक जरूर है, लेकिन सम्मान के साथ। कहने का मतलब ये कि जहां भारतीय सेना ने अच्छा किया, कामयाबियां हासिल की, उसकी तारीफ है। लेकिन जहां चूक हुई, जहां संचालन में गलतियां हुई या नेतृत्व की विफलताएं रहीं, उनको भी बिना किसी झिझक के सामने रखा गया है। अच्छा। खास तौर पर 1962 के चीन युद्ध के दौरान जो कमियां थीं, उन पर खुलकर बात की गई है। 1962 की विफलताएं, जैसे कि क्या रिव्यू कुछ इशारा करता है कि किस तरह की कमियों की बात हो रही है? मतलब सिर्फ विफलता कह देना काफी नहीं होता। हाँ, रिव्यू बताता है कि किताब इन चीजों को गहराई से देखती है, जैसे कि शायद तैयारी में कमी रही हो, या साजो सामान की किल्लत हो, या खुफिया जानकारी का सही वक्त पर ना मिलना, या फिर इसका सही इस्तेमाल ना हो पाना। मतलब ये उन मुश्किल सवालों को उठाती है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ गया। और यहीं से वो बड़ा सवाल जुड़ता है जिस पर किताब रिव्यू के मुताबिक जोर देती है। क्या हम अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, रिव्यू में किताब की स्पष्टता और प्रत्यक्ष वृत्तांतों के इस्तेमाल का भी जिक्र है, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स। इससे किताब कैसे खास बनती है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, रिव्यू कहता है कि इसमें साफ नक्शे हैं और भाषा ऐसी है कि मिलिट्री जैसे मुश्किल विषय को भी वो लोग समझ सकते हैं जिनका इस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यानी आम पाठक के लिए आसान बनाया गया है। हाँ, अक्सर ऐसी किताबें बहुत ज्यादा तकनीकी हो जाती हैं। दूसरा फायदा है प्रामाणिकता का। संस्मरणों, इंटरव्यू और आर्काइव के दस्तावेजों का इस्तेमाल इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं लगती। तो मतलब सबूतों के साथ बात की गई। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी कहता है कि ये भारतीय इतिहास लेखन की एक बड़ी कमी को पूरा करती है, जहां सैन्य इतिहास को अक्सर या तो नजरअंदाज किया गया या फिर उस पर राजनीति हावी हो गई। तो ये एक अहम योगदान है। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? क्या रिव्यू में कोई कमजोरी भी बताई गई किताब की? हाँ, 2 बातें सामने आती हैं रिव्यू में। पहली, कि कहीं-कहीं जो मिलिट्री की खास शब्दावली है और लड़ाइयों का जो बहुत बारीक ब्यौरा है, वो शायद कुछ पाठकों को थोड़ा भारी लग सकता है।
मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ शायद। और दूसरी बात ये कि ये किताब सिर्फ 1971 तक का ही दौर कवर करती है। अच्छा, हाँ, ये तो हमने शुरू में ही देखा था। तो उसके बाद के जो अहम संघर्ष हुए जैसे सियाचिन या कारगिल, वो इसमें नहीं है। हालांकि रिव्यू ये भी बताता है कि लेखक ने इसकी सीक्वल फुल स्पेक्ट्रम में बाद के दौर को कवर किया है। ठीक है, तो कहानी 1971 पर रुकती है इस किताब में। तो फिर कुल मिला के रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है? देखिए, रिव्यू इसे खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी बताता है जो इतिहास, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ या डिफेंस स्टडीज़ के छात्र या शोधकर्ता है। उनके लिए एक बुनियादी किताब एक फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरह है। बुनियादी किताब। और साथ ही हर वो इंसान जो भारत के सैन्य विकास को और उस ज़रूरी शुरुआती दौर के इतिहास को समझना चाहता है, उसके लिए भी ये बहुत काम की है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कोई भी जिसे दिलचस्पी हो। हाँ, इसे सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि एक विश्लेषण के तौर पर देखा गया है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये किताब भारत के बनने के उस मुश्किल फॉर्मेटिव दौर पर एक गहरी और हमदर्दी भरी लेकिन साथ ही आलोचनात्मक नजर डालती है। एक बुनियादी किताब, ये नोट करने वाली बात है। और जैसा रिव्यू इशारा कर रहा है, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे राजनीतिक फैसले फौजी एक्शन पर असर डालते हैं और कैसे कामयाबियों और नाकामियों दोनों से सीखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से शायद वो आखिरी सवाल उठता है जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कि इन शुरुआती लड़ाइयों से, इन जीतों और हारों से हमने जो सबक सीखे वो आज हमारी आधुनिक रणनीतिक सोच में, हमारी तैयारियों में और यहाँ तक कि आम लोगों की इस बारे में समझ में कितने गहरे उतर पाए हैं। क्या वो सबक सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गए हैं या वो हमारी आज की हकीकत का, हमारी सोच का हिस्सा बन चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है।